गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 18 रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। वैसे तो हिंदुस्तान पर अनेक मुस्लिम शासकों ने शासन किया और हर दौर में कोई ना कोई यहाँ आता रहा और अपनी ताकत के बल पर शासन करता रहा। लेकिन आज का हमारा चैप्टर एक ऐसी औरत के बारे में है जिसने न केवल हिंदुस्तान बल्कि मुस्लिम इतिहास में पहली ऐसी महिला शासिका के रूप में काम किया, राज्य किया, जो बहुत ही निर्भीक थी, बहादुर थी और बहुत ही ऐसी एक शासिका थी जिसने औरत को कमज़ोर, असहाय और बुद्धिहीन समझने की लोगों की जो बात थी उसको दरकिनार किया। जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की लगाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। बाद में उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हिंदुस्तान की जो राज्य था उसे अपने दामाद इल्तुतमिश को दे दिया और उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। वैसे तो उनके पिता के कई बेटे थे, लेकिन उनके पिता ने उनके भाइयों को राज्य देना मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी पे ज़्यादा भरोसा किया। उनके जो भाई थे इस बात से बहुत ही नाराज़ भी रहा करते थे, लेकिन उनके पिता अपनी बेटी को ही अधिक बढ़ावा देते थे। उन्होंने बचपन में ही रजिया को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी ये सब सिखाया और उन्होंने बहुत ही शिद्दत से ये सारी चीज़ें सीखीं। उनके पिता ने बाद में ये घोषणा भी कर दी कि मेरे बाद रजिया सुल्तान ही अगली सुल्तान होंगी। लेकिन उनके इस फैसले से कई लोग नाराज़ हो गए और उनकी सौतेली माँ ने भी साजिश की और अपने बेटे को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, जिसका नाम था रुनुकुद्दीन। और उसकी माँ और उसका बेटा दोनों इतना जुल्म सितम प्रजा पे करने लगे कि लोग बागी हो गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और लोगों ने रजिया सुल्तान को फिर से अपना सुल्तान चुन लिया। रजिया सुल्तान ने बहुत सारे अच्छे काम किए, सड़कें बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई, उनके नाम पर सिक्के चलाए। इस तरह से रजिया सुल्तान एक अच्छी सुल्तान, एक अच्छी शासिका बनी। लेकिन रजिया को पता था कि तुर्की के लोग जो हिंदुस्तान में आकर बस गए थे वे तुर्की कभी भी इस औरत की हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः रजिया सुल्तान ने अपने दिमाग से काम लिया। उसने उनसे लड़ने की बजाय एक ऐसी योजना बनाई कि उनके बीच ही वोट डालने का काम किया और अपने इस प्लान में वे कामयाब भी हो गई और वे आपस में ही लड़कर दूर चले गए। जो बाकी बचे हुए थे उनको भी रजिया ने मरवा दिया और कुछ समय के लिए बगावत दूर हो गई। लेकिन कुछ छिपे हुए बागी ऐसे थे जो रजिया से नफरत करते थे। रजिया के महल में एक गुलाम था जो पहले अस्तबल का दरोगा हुआ करता था, जिसका नाम था याकूत, जिसे रजिया ने अमीर का ओहदा दे दिया और फिर अमीरों का अमीर बना दिया। इस तरह से कुछ लोगों को यह बात मंजूर नहीं हुई। एक गुलाम को इतना बड़ा ओहदा देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। रजिया ने बाद में इस गुलाम को अपना बॉडीगार्ड भी बना लिया था। बाद में उनकी इसी बात से नाराज़ होकर पंजाब के हुक्मरान मलिक अल्तोनिया ने सबसे अधिक उनका विरोध किया और उसे जवाब देने के लिए रजिया ने निर्णय किया। लेकिन इससे पहले वो वहाँ पहुँचती उनके जनरल ने बगावत कर दी और उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन उन्हें इस बार फिर से दिमाग से काम लिया और पंजाब के हुक्मरान से शादी कर ली और इस तरह से वह फिर से दिल्ली की सल्तनत को हासिल करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके सिपाही भाग गए और इसी समय उनका कत्ल कर दिया गया। इस तरह से एक रोशन ख्याल, बहादुर, बुद्धिमान शासिका जिनका जीवन एक उदाहरण है, लोगों के लिए एक औरत को कमज़ोर और असहाय समझने की जो वो भूल करते हैं वो उनके लिए एक उदाहरण है। तो ऐसी थी रजिया सुल्तान। हमारा समाज सदा से पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन जब जब औरत को कर दिखाने का अवसर मिला है उसने यह सिद्ध किया है कि वह किसी से कम नहीं। इतिहास में अनेक नारियों का नाम सुरक्षित अक्षरों में अंकित है, उन्हीं में से एक थी रजिया सुल्तान। तो ये आपका चैप्टर जो है उन्हीं ऐसी ही रजिया सुल्तान के बारे में है। तो ये चैप्टर जो उनकी पूरे जीवन की जो कथा है वो एक नाटक के रूप में आपके चैप्टर में प्रस्तुत है। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर
पढ़ते हैं। कैसे, एक नाटक के रूप में ये हमारा जो चैप्टर है वो है। तो जो इसमें इल्तुतमिश हैं वो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान हैं और याकूत इल्तुतमिश का एक वफादार सरदार था। रजिया सुल्तान उनकी बेटी और रईस जो दरबारी थे। तो क्या पहला दृश्य क्या इसमें दिखाते हैं कि बीमार इल्तुतमिश अपने कक्ष में लेटे हुए हैं और याकूत के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। याकूत, वक्त आ गया है जब तुझे अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। तो जब ये इल्तुतमिश कहते हैं अपने वफादार सरदार से, याकूत से, तो याकूत उन्हें जवाब देता है, हुक्म करें आका, मेरा सर भी अगर कलम कर दिया जाए तो जुबा से उफ नहीं निकलेगी। सल्तनत की हालत तुमसे छिपी नहीं है। कहने को तो मेरे बेटे हैं, मेरा खून है, पर उनके जुल्मों के किस्से सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे रहते मेरी रियाया हाहाकार करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रियाया मतलब प्रजा। बादशाह सलामत, आपने सही फरमाया। ना उनकी उलमाओं की सलाह भाती है, ना उन्हें मौलवियों का खौफ है। पानी सिर पर आ जाए उससे पहले ही कुछ करना होगा। उन्हें उलमाओं की सलाह भाती है मतलब कि ना उन्हें किसी की कुरान की या किसी जो उनकी जो किताबें हैं उनकी बात उन्हें समझ आती है, ना ही उनको समझाने वाले जो लोग हैं उनका उन्हें डर है। तो उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा, वो याकूत उनसे कहता है। याकूत, जितना नाउम्मीद मैं अपने बेटे से हूँ उतना ही उम्मीद का चमकता सितारा है मेरी रजिया। है तो बेटी, पर जितनी दिलेर जाबाज है उतनी ही दरिया दिल और रहम दिल भी है। मैं सोचता हूँ दिल्ली का अमनो अमान अगर कोई फिर से कायम कर सकता है तो वो है रजिया। तुम्हें दिल्ली में उसकी ताजपोशी करनी होगी। तो वो अपने दरबारी से बात करते हैं कि मैं अपनी बेटी को ही अपना सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहता हूँ। वही जो है रियासत में जो है शांति ला सकती है, अमनो अमान में शांति कायम कर सकती है। तो तुम्हें उसका दिल्ली में उसकी ताजपोशी करनी होगी। आपका हुक्म सिर आँखों पर जा पना। दूसरा दृश्य है, दरबार सजा है। दरबार में ताजपोशी के इंतजार में बैठे रईस बातचीत कर रहे हैं। एक रईस, क्या ज़माना आ गया है, अब हमें एक औरत की गुलामी बर्दाश्त करनी होगी, हमें यह मंजूर नहीं। लेकिन बादशाह सलामत ने इंतकाल से पहले अपनी वसीयत में रजिया खातून को ही बादशाहत का वारिस तामिल किया है। अब दरबार सजा हुआ है और वहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम एक औरत की गुलामी नहीं सहेंगे। तो पहले के लोग क्या करते थे कि एक औरत को अपने से ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि जो बादशाह थे उन्होंने रजिया को ही अपना वारिस बनाया है। बादशाह सलामत ने ये ठीक नहीं किया। कुरान पाक की नसीहतों को भी वो भूल गए। औरत की जगह हरम में है। हरम जहाँ औरतों के रहने का स्थान होता है, सियासत में नहीं, मतलब राजनीति में नहीं। हमारे मानने ना मानने से क्या होता है, बादशाह का हुक्म है, हमें तो उनका हुक्म बजाना ही होगा। बाअदब बा मुलाहिजा होशियार कहते हुए एक दरबान का वहाँ प्रवेश होता है। जन्नत नसीन महरूम बादशाह सलामत सल्तनत हिंद इल्तुतमिश की साहबजादी रजिया सुल्तान दरबान में तशरीफ़ ला रही हैं। जो दरबान होते हैं वो बताते हैं, मतलब उनका काम होता है कि कौन वहाँ प्रवेश कर रहा है उसके बारे में सबको बताना। जन्नत नसीन महरूम मतलब जन्नत नसीन यानी स्वर्गीय। दरबार में रजिया याकूत दास दासरियों का प्रवेश। एक दास सजे हुए थाल में ताज रखे हैं, एक के हाथ में कुरान शरीफ है। रजिया तख्त के पास खड़ी हो जाती है। मौलवी साहब से गुजारिश है कि वे ताजपोशी की रस्म को अंजाम दें। याकूत जो उनका वफादार होता है वो कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रजिया के सिर पर कुरान शरीफ रख कर मौलवी उसे वापस दरबान के हाथ की हथेली पर रख देते हैं और उसके बाद रजिया को ताज पहनाते हैं। दरबार से मुखातिब होकर इस पाक लम्हे को गवाह रखकर रजिया चंद अल्फाज तवारीख के पन्नों में दर्ज कराना चाहती है। पाक लम्हे मतलब बहुत ही सच्चे शुद्ध लम्हे। चंद अल्फाज मतलब थोड़े से शब्द, बहुत चंद मतलब थोड़े से शब्द। और तवारीख यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना चाहती है। आज से रजिया सिर्फ एक खातून नहीं, दिल्ली की वो ताकत होगी जिसके रहते रियाया को जुल्म सितम करने की किसी की जुर्रत नहीं होगी। दिल्ली की सल्तनत पर हमारी ताजपोशी अब्बा हुजूर के हुक्म से तामील भी है और खुदा का फरमान भी। हमारी सल्तनत में सबके साथ इंसाफ होगा, इंसानों का सलूक होगा, खुशियाँ होंगी।
तो वो कहती है अपने, जब उसका ताजपोशी की जा रही होती है तो वो अपनी जो प्रजा होती है उसको कहती है कि अब दिल्ली में एक ऐसी लोग ऐसा शासन होगा जिस पर जो किसी पर भी जुल्म सितम नहीं करेगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। वैसे तो ये उसके पिता का हुक्म है, लेकिन ये उसे ईश्वर का फरमान यानी ईश्वर की इच्छा भी मानती है, और सभी के साथ में उसके राज्य में इंसाफ होगा, इंसानों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा और सबको के साथ खुशियाँ दी जाएंगी। अपनी रियाया के अमनो अमान की हिफाजत के लिए रजिया की तलवार आमो खास में फ़र्क ना करेगी, जुल्म बर्पा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और कहती है कि मेरे राज्य में जो प्रजा है उसकी शांति के लिए, उसकी हिफाजत के लिए रजिया किसी भी आम और ख़ास किसी व्यक्ति में फ़र्क मतलब भेदभाव नहीं करेगी, किसी के जुल्म को मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। तख्त नशीनी हमारे लिए अय्यासी का नहीं, अल्लाह ताला से मिला खिदमत का फरमान है। और कहती है कि जो मुझे ये ताजपोशी मेरी की जा रही है, ये मेरे लिए कोई आराम की जगह नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की ओर से मिला हुआ मुझे खिदमत मतलब सेवा करने का जो मौका है वो मिला है, वो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। खुदा अपने रहमो करम अपनी रियाया पर अता फरमाए और रजिया की हिम्मत और हौसले की दानिशमंदी की बख्शीश दे। और अपने आप से ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि वो रजिया को हिम्मत और हौसला दें, जिससे कि वो बुद्धिमानी से उनको उनके इस दिए हुए इनाम को पूरा कर सके। औरत जात को सल्तनत पर हुकूमत के नाकाबिल समझने वालों से रजिया जंग के मैदान में तलवार की जुबान में बात करना चाहेगी। और जो लोग उसके बागी थे उनको भी उसने अपने भाषण में समझा दिया कि वो किसी से डरती नहीं है और जंग के मैदान में उनसे तलवार से ही बात करना वो पसंद करेगी। अल्लाह ताला की रहमत और रियाया की दानिशमंदी और हौसला अफजाई की हमें दरकार है, आमीन। तो क्या कहती कि ईश्वर की जो अच्छाई है और प्रजा की जो बुद्धिमानी है और हौसला बढ़ाने की जो उनकी हिम्मत है वो सब मुझे चाहिए। तीसरे दृश्य में दिल्ली की सल्तनत पर एक औरत की ताजपोशी दरबार के आला अधिकारियों के गले नहीं उतर रही थी, लेकिन रजिया ने बड़ी सूझबूझ और चतुराई से उनका भरोसा जीता। अब बारी थी देश के अन्य सूबों से दिल्ली की सल्तनत में शामिल करने की। बंगाल, बिहार और पंजाब पर जीत हासिल करके उसने दिखा दिया कि वह किस मिट्टी की बनी है। अब लोगों को एक औरत की ताजपोशी से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रजिया ने बड़ी ही अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से सबका भरोसा जीत लिया और अब दूसरे राज्यों को अपनी दिल्ली सल्तनत में शामिल करने की उसने सोची। तो मंच पर रजिया सैनिकों से मुखातिब होते हुए तो एक बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान शासिका थी, और इस तरह से वो अपने सैनिकों की भी हौसला अफजाई करती रहती थी। ए मेरे बहादुर सिपाहियों, फ़तेह आप सबको मुबारक। यह फ़तेह कोई मामूली फ़तेह नहीं, यह फ़तेह है जुल्मों सितम पर इंसाफ की, बुज़दिलों पर बहादुरों की। यह फ़तेह है औरत जात को कमतर समझने वालों की पर अल्लाह के फरमान की। यह फ़तेह गवाह होगी कि रजिया ने हिंदुस्तान की तवारीख में जो मुकाम हासिल किया वो किसी के रहमो करम की बदौलत नहीं, बल्कि अपनी खुददारी, अपनी जाबाजी और दानिशमंदी इससे हासिल किया है। फ़तेह मुबारक, खुदा हाफिज। तो अब वो क्या कहती है कि मैंने अपनी जाबाजी से, अपनी खुददारी से, अपनी बुद्धिमानी से इस जीत को हासिल किया है और किसी की मेहरबानी की वजह से मुझे ये सम्मान नहीं मिला है। और मेरे जो सैनिक हैं वो सब इस के जो हैं काबिल हैं और मैं उन सब का सम्मान करती हूँ। तभी चौथा दृश्य दिखाई देता है। पंजाब के लाहौर और भटिंडा में विद्रोह की आग भड़क उठी। रजिया उसे दबाने में कामयाब रही, पर जब वह याकूत के साथ दिल्ली लौट रही थी तो 14 अक्टूबर सन 1240 को धोखे से उसका कत्ल कर दिया गया। रजिया ऐसी शख्सियत नहीं थी जो तारीख के पन्नों पर कहीं गुम हो जाती। वह तो ऐसा जगमगाता सितारा थी जो अपने रोशन ख्याली और अपनी रूहानी ताकत से तंग नज़रिए के अंधेरे में डूबे माशरे और औरत को खुददार बनने और आसमान की बुलंदियों को छू लेने का जज्बा जगा देने की सलाहियत रखती है। तो जब वो पंजाब और के लाहौर और बठिंडा में जब विद्रोह भड़क उठा था, लोगों को
ये मंजूर नहीं हो रहा था कि एक औरत होकर वो उन पे शासन करे, तो उसे वो दबाने में तो कामयाब रही, लेकिन जब वहाँ से वो लौट रही थी तो रास्ते में उनका कत्ल कर दिया गया। तो रज़िया एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी मिसाल थी जो इतिहास के पन्नों पर कहीं गुम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो एक ऐसा जगमगाता हुआ सितारा थी जो अपनी खुले विचारों और अपनी आत्मिक शक्ति से जो समाज होता है उसके जो ये दबा हुआ नज़रिया होता है कि औरत को एक आगे ना बढ़ने दे, उसको खुददार ना बनने दे, उसे आगे जाने में रोड़े अटकाए, ऐसे समाज को उसने एक ऐसा दिखा दिया कि जो अपनी बुद्धि और अपने बल के तौर पर, अपनी क्षमता योग्यता के तौर पर उसे आगे बढ़ने का कोई नहीं रोक सकता। इतिहासकारों ने माना कि वह एक महान शासक, कुशाग्र बुद्धि, न्यायप्रिय, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा का कल्याण करने वाली एक कुशल योद्धा थी। ऐसी रोशन समा को हमारा सलाम। तो ये जो लेसन है आपका, नीरा नारायण एक जो प्रसिद्ध लेखिका हैं उनके द्वारा लिखा गया है, और इसने जो हमारे इतिहास की एक कुशल शासिका रज़िया सुल्तान के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आपका आज का पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।